हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया। इसको आपको अगर मैं दिखाऊं तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम वर्क किया था वो कुछ हमारा ऐसा था, है ना। कुछ हमारा ऐसा था, इतना काम हम लोग कर चुके थे। आगे के पेजेस बनाने थे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आगे का काम किए भी होंगे। तो मैंने बताया था कि ये हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट अब हैंडओवर भी हो चुका है, क्लाइंट को दे दिया जा चुका है, जिसका URL coresolutions.in। आप अगर इस चीज़ को ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, coresolutions.in। अभी हो सकता है गूगल सर्च पे ना आए तो आप इसको डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि गूगल पे सर्च में आने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। इंडेक्सिंग होती है, उसके बाद गूगल के सर्च पे आता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेबसाइट जब तक गूगल पे इंडेक्स नहीं की जाती है तब तक गूगल के सर्च पे नहीं आता है। तो आप अगर इसको डायरेक्ट सर्च करेंगे ना URL पे तो ये आ जाएगा .in है ना। इस तरीके से आएगा, गूगल के सर्च पे अभी नहीं आएगा क्योंकि वेट अ सेकंड, सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशन है ना ये। तो इससे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा और 1-2 दिन में ये गूगल के सर्च पे भी आने लगेगा। तो ये भी आप समझते चलो कि जब आप कोई भी नई वेबसाइट बनाते हो तो वो अपने आप गूगल पे नहीं आती है, गूगल पे इंडेक्स करना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी हम लोग आगे सीख लेंगे, समझ लेंगे, बट अभी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, तो इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके वेबसाइट को लाइव कर दिया गया है और ये प्रॉपर वेबसाइट वर्किंग है, क्लाइंट को अच्छी भी लगी। और अब इन्हीं के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे भी काम शुरू हो रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे भी रहेगा। आप लोग बने रहिए, प्रोजेक्ट तो हम लोग कर ही रहे हैं, है ना। ठीक है, बाकी अब आप भी रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो रेफरेंस लिया था वो ऑफलाइन था, तो आपको उसका रेफरेंस नहीं मिल पाया होगा। तो जो लोग अगर इसका रेफरेंस लेना चाहते हैं वो आप इस URL से ले सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग आगे चलते हैं और इस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे आप कुछ पैराग्राफ ले सकते हो, इसको एज ए हेडिंग ले लेना है और ये हमारा कुछ पैराग्राफ ये भी हो जाएगा। यहाँ पे एक बटन लगी है जो कि आप कुछ ऐसा या किसी और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। अब आप में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को कर भी लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कोई बात नहीं। मैं एक और डिव ले रहा हूँ, एक क्लास बनाएंगे, कंटेंट देखेंगे, अगर उसका यूज आएगा तो इस क्लास को यूज करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि मैं यूज ही करूँ, है ना। तो पहले ही हमने कंटेंट लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देन मैं यहाँ पे H1 टैग ले रहा हूँ। अब आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि H1 लेना है, H2 लेना है, H3 लेना है, क्या लेना है ना। मैं अभी आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर दे रहा हूँ कि H1 लेना है कि H2 लेना है, H3 लेना है, या मैंने H1 ही क्यों लिया। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं और उनको मैं सॉल्व कराता चलूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने H1 टैग लिया, इसके पीछे रीजन्स होते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ भी टैग आप नहीं ले सकते हो। अब आप कंपेयर करना, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई भी टैग लिया होगा अगर आपने इसे बनाने की कोशिश की हो। मैं अपना रियल प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। तो अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है, डोंट वरी, इसको हम लोग बहुत ही अच्छा बना लेंगे। अभी ये हमको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। और यहाँ पे ये मेरा H1 टैग है। H1 टैग से बेनिफिट कुछ हो रहा है नहीं, अभी तो हमें फॉन्ट वगैरह इसके और बड़े ही करने हैं, तो कोई ऐसा बहुत बेनिफिटेबल नहीं है। लेकिन H1 टैग इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। H1 टैग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
एट दिस टाइम, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपकी वेबसाइट सर्च पे रैंक भी करनी चाहिए। और अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके पूरे एक पेज पे, आप जो ये पेज बना रहे हैं, ये जो पेज बना रहे हैं, इस पे एटलीस्ट 1 H1 एलिमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट नहीं, ओनली 1, और होना ही चाहिए। ये भी नहीं है कि आपने नहीं डाला है। एक H1 टैग कंपलसरी है, आपको रखना पड़ेगा, है ना। और कोशिश ये की जानी चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे जो आपके टाइटल बनाएंगे उससे रिलेटेड आपका ये H1 टैग के अंदर का कंटेंट होगा तो वो और भी ज़्यादा एसईओ के लिए सपोर्टिव होगा। तो अभी हमने टाइटल नहीं बनाया है, बट मुझे इतना पता है कि मैं अभी पेज डिजाइन कर रहा हूँ, तो मेरे पेज पे जो पहला हेडिंग में लेने वाला हूँ वो H1 लूँगा, है ना। और मुझे ये जगह ठीक लग रही है H1 लेने के लिए, तो मैं H1 यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको यहाँ से कस्टमाइज करूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसको अपने तरीके से बना सकते हो, बट हाँ, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे H1 लेना चाहिए। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है, मत लो, ना गूगल आपको फोर्स करेगा ना कोई करेगा। बस गूगल की पॉलिसीज अगर आप जानते होंगे ना, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि मुझे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लेना है। चलिए, हम लोग अपनी इस क्लास का हेल्प लेके इस प्रोजेक्ट को आगे डिज़ाइन करेंगे। आज मैं आराम से बताऊंगा, बहुत जल्दीबाजी नहीं करने वाला हूँ। हो सकता है मैं आज बहुत कम कंटेंट कवर करूँ, बट कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे आ गया, मुझे चाहिए कलर, और कलर कौन सा चाहिए, वाइट। अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या ही कहूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई, आप अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैडिंग ले रहा हूँ, पैडिंग टॉप 50px। आई थिंक हमें और ले लेना चाहिए। तो ये धीरे धीरे सेट हो रहा है, मैं इसको और ज़्यादा कर दे रहा हूँ, है ना। ये कुछ इतना हो गया। वहाँ पे इसका फॉन्ट और भी ज़्यादा है, आप बना रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको अगर फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ अप्रॉक्स 40px। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, है ना। बट अभी भी ये कंटेंट, वेट अ सेकंड, यहाँ से आप फॉन्ट साइज मत दो। यहाँ से देने से अच्छा है कि आप कंटेंट के अंदर जो H1 है ना उसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ केवल। अभी क्या होगा कि सबका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। तो H1 और इसका फॉन्ट साइज अपन लोग लेते हैं 25px। क्या प्रॉब्लम है, वेट अ सेकंड, H1 कंटेंट H1 डॉट कंटेंट H1 फॉन्ट साइज। ठीक है, वो 25 था अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो आपको ये तो ट्राई करना पड़ेगा कि आप कितना फॉन्ट वहाँ पे रखना चाह रहे हैं। 45, है ना। अगर इतना सफिशिएंट लगता है, उसके बाद आपको कंटेंट ये वाला नीचे चाहिए, तो आप वहाँ पे BR टैग यूज करके भी इसको नीचे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने आप ही हो, आप इसको मैनुअल भी BR टैग के थ्रू भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी और ज़्यादा कंटेंट बड़ा चाहिए तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं।
कुछ इस तरीके से। देन अगर आप कुछ पैराग्राफ पे भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज ठीक है। और इनके बीच स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है तो आपको पता है कि H1 में क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग होते हैं, सॉरी मार्जिन होता है, H1 में भी होता है और पैराग्राफ में भी होता है। तो कॉमा P, इन दोनों का अगर मैं मार्जिन हटा दूं, 0 कर दूं, तो आप देखो ये कंटेंट पास पास आ गए हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें कि आप क्या और कितना रखना चाह रहे हो, है ना। देन अगर आप पैराग्राफ पे स्पेशली कुछ और वर्क करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज अगर आपको लगता है बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज 20 वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देन अगर आप इस पर कोई फॉन्ट फैमिली भी सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉन्ट फैमिली देखो, बहुत सारी फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, बट बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे नहीं भी मिलते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पे नहीं होते हैं। तो वो फॉन्ट्स के लिए स्पेशली फॉन्ट डाउनलोड किया जाता है और अपने प्रोजेक्ट पे कनेक्ट किया जाता है, देन वो फॉन्ट्स काम करते हैं। अभी मैं इनमें से कोई फॉन्ट सेलेक्ट किया हूँ और देखिए इससे कुछ इसके अंदर चेंजेज आए हैं। बट हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत सोचना कि जो हमारे वर्ड पे या एक्सेल वगैरह पे जो फॉन्ट होते हैं सेम यहाँ पे आओगे लिख दोगे तो काम करने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में फॉन्ट सारे नहीं होते हैं, है ना। तो अगर आपको स्पेशली कोई फॉन्ट डालना है जो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है नहीं होगा, तो उस फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे हम लोग CSS की फाइल्स कनेक्ट करते हैं वैसे ही आपको अपने फॉन्ट को भी कनेक्ट करना होगा, देन आपका फॉन्ट यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉन्ट लगा हुआ होगा इस पे मैं एक बार देखता हूँ अगर ये फॉन्ट अपने पे काम करता है तो, क्योंकि इसमें फॉन्ट की फाइलें कनेक्ट हुई हैं। तो इस चीज़ से मत परेशान होइएगा जब आप लोग इसको बना रहे होंगे कि हमारे में तो फॉन्ट नहीं काम कर रहा है। फॉन्ट हो सकता है नहीं काम करेगा, क्योंकि आप जब आप इसकी हेडर फाइल चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एक फॉन्ट का फाइल कनेक्टेड होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अगर मिल जाता है तो, नहीं तो आप लोग इस पर टाइम दीजिएगा। तो इस पर कहीं यहाँ फॉन्ट कनेक्टेड होगा, ठीक है। अभी मुझे दिख नहीं रहा है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। बस मैं बताना ये चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो फॉन्ट वहाँ पे आपको दिख रहा है एज इट इज़ आप जब सोर्स कोड से उस फॉन्ट को निकालें तो काम करे, है ना। आई थिंक पता नहीं काम किया, आई थिंक काम किया है। तो अगर डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है तो काम करेगा। और पैराग्राफ पे देख लेते हैं कौन सा फॉन्ट लगा है, नहीं तो इसी को लगा देंगे और मुझे तो ठीक लग रहा है। ये फॉन्ट काम कर रहा है जो उस पे पड़ा हुआ है ना। तो फॉन्ट फैमिली में मैंने दोनों जगह इसी फॉन्ट को लगा दिया, बट शायद डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। वेट अ सेकेंड, ग्रो योर बिजनेस आप लोग चेक कर लीजिएगा फॉन्ट का, मेरे को गेम नहीं है। फॉन्ट मैं आगे बताऊंगा जब फॉन्ट की फाइल्स वगैरह कनेक्ट करेंगे ना, तो उस समय हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे कि कैसे कौन सा फॉन्ट अगर लगाना है तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे लगाएंगे। मैं थोड़ा सा इसका पैराग्राफ का फॉन्ट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा है और आई थिंक वही है, सेम है, बट अपने पे काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे फॉन्ट स्पेशली फाइल कनेक्ट की जाती है, उसके बाद ही फॉन्ट काम करता है।
और अगर आपको ये फ़ॉन्ट चाहिए होंगे तो इस पे वो फ़ॉन्ट की फ़ाइल आपको ढूंढनी होगी और उसी ऑनलाइन वाले लिंक को ही अपने पेज पे कनेक्ट कर लेना होगा। मैं आपको अगर मिल जाता है तो दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए मैं ढूंढना नहीं चाह रहा हूँ। ये हो गया आपका फ्रेम एपीआई फॉन्ट्स, है ना। आई थिंक यहाँ से मुझे फॉन्ट कनेक्ट हो रहा है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद चल गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग करिएगा, और अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, तो मैं आपको अगली बार सॉल्व कराऊंगा। देखते हैं इस वाले पे, ना वर्क नहीं कर रहा। आप लोग ढूंढिएगा, और भी फाइलें होंगी आई थिंक, और नहीं तो मैं आगे आपको बताने ही वाला हूँ फॉन्ट वगैरह कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोगों का जो ये वाला सेक्शन था वो तैयार हो रहा है, या हो गया है, अप्रॉक्सीमेट हो ही गया है ना। इसका फॉन्ट साइज आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद अपने को क्या करना है, ये एक बटन लगाना था। बटन आपको बनाना मैंने यहाँ पे बताया ही है। यहाँ हेडर में आप चाहें तो इस तरीके से लिंक बटन ही लगा सकते हैं, फ्री चेक। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई ना, यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्लास का यूज करके इसको बनाया होता तो हम इसको रीयूज कर पाते। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अपनी क्लास का यूज करके बनाएंगे। जो हमने सेकंड चाइल्ड लेके ये वाला बना दिया था ना, इसको ऐसा ना करके btn मेन, एक btn मेन नाम की क्लास के थ्रू बनाएंगे। देखो वैसा बनाने पे क्या हो रहा है, वो फिक्स हो जा रहा है, आप दोबारा बटन को यूज नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम इसको क्लास के थ्रू बना दें तो हम इस बटन को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इस तरीके से इसको बना दे तो देन क्या होगा, आपका ये बटन यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि क्लास रिपीटेबल हो सकती है ना। इस पे ओवर वगैरह का इफेक्ट, एक मिनट यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है, इधर कुछ डॉट क्यों आ गया वो देखना है अपने को। ओके, यहाँ पे li को भी हम कॉपी करके ले आए, तो li तो नहीं रहेगा तो डॉट अपने आप हट जाएगा। बाकी इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 100% लगी हुई है। तो इन चीज़ों को भी आप समझेंगे कि यहाँ पे हम इसकी विड्थ को 100% नहीं रख सकते हैं। तो एक बार हमें अपने बटन को ना परफेक्टली बनाना होगा। वेट अ सेकेंड, अभी इस बटन के कोड को अलग करते हैं, बीच में से हटा के साइड में ले आते हैं, और इसका विड्थ देखो, विड्थ हमने कहीं भी दिया नहीं है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कर रहा है कि 100% विड्थ ले रहा है। अगर हमने यहाँ पे विड्थ दिया इनिशियल या इन लाइन कुछ करेंगे, देखते हैं किससे ये सही होता है। इनहेरेंट से भी नहीं होगा, है ना, इन सब से नहीं हो रहा है। और आप अगर मैनुअल दे देंगे तो आप फिर आगे जाके कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। 100 px दे दिया तो ये ऐसा हो गया। और अगर हम इसको टेक्स्ट सेंटर कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, तो अब देखो अभी तो हमारा काम हो गया। कुछ ऐसा ही चाहिए था और हमें ऐसा मिल भी गया है ना। आप इस पे होवर वगैरह भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे कर्सर आने पे आप नोटिस करो तो यहाँ पे होवर आ रहा है, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका पेज है। अब ये बच्चों की तरह दिख रहा है, परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, आप लोग उठाएंगे। प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ, लेकिन करो कुछ दिखाओ तब।
कि हाँ ये हमने किया, लेकिन सर ये दिक्कत आ गई है, अब कुछ कर दो। तो कुछ किया जा सकता है, मुझे केवल क्या कर रहा हूँ यार, ये जो कोड है मुझे H1 पे लगाना है और पैराग्राफ पे नहीं लगाना है, कुछ मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। और वो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। आई थिंक अभी ठीक है या ख़राब है, नहीं पता चल पा रहा है। चलो जो भी है ठीक है, बाकी की चीज़ें आप करोगे, अगर दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। ये हम लोगों ने बनाया है, आपको पता होगा। कार्ड्स बनाना तो हमने सीख लिया है, कैसे, आपको मैंने इसीलिए पहले कार्ड बनाना सिखाया था, है ना। अब हम लोग इसके नीचे एक और डिव लेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपने 3 कार्ड्स। और 3 कार्ड्स बनाने के लिए हमको एक मेन बॉडी की ज़रूरत है जिसमें कुछ पैडिंग मार्जिन लगा हुआ है। देन उसके अंदर हमारे कार्ड्स बने हुए हैं और कार्ड्स के अंदर कुछ कंटेंट हैं। तो सर्विसेज के नाम से हम इसकी क्लास एक बना देते हैं, सर्विसेज। अब सर्विस पे हम लोग क्या करने वाले हैं वो अलग की बात है, बट मैंने अभी इसका मिन हाइट केवल सेट करना है 300 px, ओके। और मैं आपको बस आज सर्विस ही बताने वाला हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, तो देख लेना आप लोग। इसके बाद इसके अंदर आपको कंटेनर डालना होता है, मैंने इसके बारे में भी आपको कई बार बताया है कि जब भी आप कंटेनर क्या है, आई थिंक अगर आपने हमारे इस ट्यूटोरियल्स को फॉलो किया है, सारी क्लासेज आपने अटेंड की हैं, आपको पता होगा कि ये क्या होता है। और जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियोज को देख लें, पुराने वाले, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलो जी, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर ये डिव्स बनाने हैं, कार्ड्स बनाने हैं। कार्ड्स बनाने के लिए हम फिर से एक डिव लेंगे, है ना। मैंने बोला था कि एक मेन बॉडी लेते हैं, उसके बाद ही सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे एक और क्लास ले लेते हैं और इस क्लास का नाम देते हैं, चलो मार्केट ही रख दे रहे हैं, ठीक है। अभी हमने मार्केट लिया और इस मार्केट को सेट करेंगे यहाँ से, ओके। देन इस पे मुझे चाहिए कुछ पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप से अप्रॉक्स 50 px का पैडिंग टॉप से होगा और इतना ही पैडिंग बॉटम से, 50 px, ओके। देन इसके अंदर हम लोग अपने चाइल्ड्स बना सकते हैं, div चाइल्ड क्लास लेके आप चाइल्ड बना सकते हैं। अच्छा, इसको आई थिंक आपको इस तरीके से बनाने आता होगा, div डॉट चाइल्ड इंटर करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, div वगैरह। नहीं समझे, आता होगा शायद, मैंने पहले बताया है, और नहीं बताया तो देख लो। VS कोड में ये फीचर होता है, अदर किसी एडिटर पे आप काम करोगे तो नहीं आएगा। आपको div डॉट जो भी क्लास का नाम रखना है, चाइल्ड और इंटर, तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये div जनरेट हो जाएगा। और आपने तीन divs लेने हैं, तो यहाँ 3 लेंगे। देन इसके नीचे आपको एक और div लेना है जो कि होगा क्लियर, क्लास क्लियर, ओके।
इस तरीके से आप ये वाली चीज़ें बनाओगे। अब इसके अंदर हमें कार्ड जनरेट करना है, तो पहले तो इसका फ्लोट वगैरह सेट कर लें, देन कार्ड पे आते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और डॉट चाइल्ड, देन यहाँ पे हम इसका सेट करेंगे फ्लोट लेफ्ट और विड्थ। कितनी चाहिए विड्थ? 3 है ना बॉडी, तो लगभग 33% होता है, फिर भी 1% बच जाएगा तो कोई बात नहीं, राइट में छोड़ देंगे। तो विड्थ हमारी हो जाएगी 33%। और अब आपका ये जो बॉडीज हैं ये आपकी फ्लोटेड हो चुकी हैं, हॉरिजेंटली असाइन हो चुकी हैं। चेक करना है तो मैं कुछ कंटेंट डाल के आपको चेक करा दे रहा हूँ। देखो ये है ना, 2 बॉडीज आ गई। इसके बाद आप इसके अंदर कार्ड बनाएंगे। अब ये डिव लिया और यहाँ से आपका काम शुरू होता है। एक क्लास लिया, कार्ड बनाना मैंने आपको सिखाया है, तो आइए उसी कोड का यूज करते हैं ताकि आपको इसका फील भी हो कि जो हमने कार्ड बनाना सीखा था वो एक्चुअली में यूज कहाँ होना है। कार्ड, अब मुझे याद करना होगा कि हमने बनाया कहाँ है। ये तो अभी का है टेबल टेस्ट, फिलहाल तो ऐसे कहीं मिल नहीं रहा है। पेज रन करके देखें। जब मैं बॉडीज आपको बता रहा था ना उसमें होगा बॉक्स बनाना। ठीक है, ये थे हमारे कार्ड्स, तो इन्हीं कार्ड्स का हम यूज करेंगे। और ये मुझे मिल जाएगा, ये देखो बॉक्स लेफ्ट में। और ये बॉक्स लेफ्ट कनेक्टेड कहाँ होगा? कॉमन के अंदर। तो कॉमन पे जो हम लोग कार्ड्स का कोड किए हैं ये, ठीक है ना, बॉक्स लेफ्ट एंड हॉवर ऐसा कुछ करके था। तो इसको हम लोग कॉमन बनाएंगे। अभी तक तो केवल बॉक्स लेफ्ट के लिए था, बट हम अब अपने रियल प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कोड हो वो रीयूजेबल हो। मान लो ये हमने कोड किया, अभी मैं यहाँ फ्लोट लेफ्ट नहीं करूँगा, विड्थ मैं 100% रखूँगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं जहाँ भी इसको यूज करूँ तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए, जो भी हो वो आ जाए। वैसे कार्ड्स में जो बैकग्राउंड कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वाइट होता है ना। तो आप चाहो तो यहाँ वाइट लगा लो या फिर छोड़ भी सकते हैं। देन मार्जिन टॉप वगैरह की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ और इसका अरेंजमेंट करूँगा। तो सब मिला के मेरे पास जो ये कार्ड है मैं इसका नाम देता हूँ कार्ड, और ये मेरे पास कार्ड का होवर है। देन अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मतलब जहाँ भी मुझे कार्ड अब यूज करना होगा मैं ये वाला कार्ड यूज कर लूँगा। इसका मीन हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको 50 कर दे रहा हूँ कि कभी अगर कम जगह पे भी यूज करना हो तो मैं कर सकता हूँ। इसको मैं 1 लाइन में बना रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार बताया हूँ ऐसा कुछ करना ज़रूरी नहीं है, मेरी आदत है इसलिए मैं बनाता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने इसको कार्ड यहाँ पे डाल दिया तीनों के अंदर। अब आप देखोगे तो मेरे प्रोजेक्ट्स पे ये कार्ड्स आ चुके हैं, है ना। इनके बीच में स्पेसिंग वगैरह आपको चाहिए तो आपने ये जो मार्केट ने ये जो चाइल्ड बनाया है इस पे आपको काम करना होगा और यहाँ से आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। चाइल्ड हमारा यहाँ पे है और ये जो हमने 33% किया इसकी जगह पे 31 और कुछ करते हैं पैडिंग या मार्जिन लेफ्ट से 2%। ज़्यादा हो सकता है बट अगर ज़्यादा होगा तो हम इसे कम कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक अभी ठीक है।
अब ये मेरे पास कार्ड्स हैं और ये कार्ड आप इस तरीके से थोड़ा सा रेडियस वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी उसकी हाइट जो है वो बड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर रेडियस 10 px दे देते हैं क्योंकि बॉडी यहाँ पे बड़ी ही होने वाली है अपनी। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी आ चुका है। अब हमारा टास्क शुरू होता है कि ये क्या है, देन ये क्या है, देन ये क्या है। इसको आप H3 H2 H4 कुछ लेके बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हो, है ना। मेन H1 होता है, उसको आपको अपने प्रोजेक्ट पे 1 टाइम लेना पड़ेगा। तो मैं अभी आपके लिए यहाँ पे H3 देखेंगे, हो सकता है ज़्यादा होगा तो इसको भी कम करेंगे, बट अभी मैं H3 ले लिया। और जो नीचे का कंटेंट है उसको मैं एक पैराग्राफ के अंदर डाल दूंगा। चलो जी, इतना हो गया। इसको आप एक बार देख लो कि क्या दिख रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है अजीब सा, है ना। तो आप इस चीज़ को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे। डिव्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग होंगे कहेंगे कार्ड पे ही लगा दो ना, दिक्कत क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बना तो लोगे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम लोग एक और डिव ले लें, कंटेंट, ठीक है। तो बन तो जाएगा, आप बना भी ले जाएंगे। बट कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ली जाती हैं, ताकि हमारे डेटा ना आगे ख़राब ना हो जब हम इसको रिस्पॉन्सिव वगैरह बनाएं या डेटा को चेंज करना हो बहुत ज़्यादा कुछ टाइम के लिए, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया और मुझे चाहिए मार्जिन लगभग 30 px की चारों तरफ से, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका कलर वाइट हो गया, मे बी कंटेंट की क्लास यूज करने से, क्योंकि ऊपर देखो मेन क्लास है ना कंटेंट। तो इसका नाम कुछ और रख देते हैं, मार्केट। और इसमें क्या था नाम, यहाँ कहीं से उठाता हूँ, रिसर्च है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH, ठीक है। प्रोजेक्ट पे आते हैं और इसको करते हैं मार्केट रिसर्च, देन ये आपका है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरीके से स्पेसिंग। तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमको मार्जिन टॉप और बॉटम से नहीं मिल रहा है। आई थिंक मार्जिन टॉप से 30 px, हाँ ठीक है, वो फ्लोटेड बॉडी है। तो अगर ऐसे कोई दिक्कत है तो हम लोग यहाँ पे इसका काम पैडिंग से भी कर सकते हैं, और आप देखो पैडिंग में ये परफेक्टली वर्क करेगा। अभी हमने ये कर लिया है, और आप चाहें तो यहीं पे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, तो आपके ये कंटेंट सेंटर्ड हो जाएंगे। इसके बाद प्रॉब्लम्स ये, यहाँ तक तो ठीक है, आप अब इसको बना ले जाओगे। कलर वगैरह देखना है तो कलर यहाँ से, इसका पैराग्राफ का कलर कुछ चेंज है तो मैं वो चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये कलर अपने को रखना है। तो मैंने क्या किया कि डॉट नहीं, ओनली P, और इसका कलर, बट ऐसे लिख दूंगा तो हर जगह हो जाएगा। तो ये जो रिच या रिसर्च, आप इसको कुछ भी पढ़ लो,
किया हूँ उसके अंदर के ही पैराग्राफ्स को इस कलर का करना है, ये मैंने इसको समझा दिया अपने सीजर्स को, और ये अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा 10px का और कर दूँ। ठीक है, तो ठीक है, जैसा भी है ठीक लग रहा है। इसके बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर ये कैसे बनाओगे। बनाएंगे भाई, इसको भी बनाएंगे। ये ना एक इमेज है और उसके ऊपर एक और इमेज है, दो इमेजेज हैं। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। कर करके समझाना पड़ता है ना, ऐसे तो आप लोग समझते नहीं हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और क्लास लेते हैं लेकिन div के अंदर। अब div के अंदर क्लास ले, इसका नाम रख सकते हो आइकन, कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम नेस्टेड CSS यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट CSS यूज करोगे तो हर बार आपको बहुत सोच सोच के क्लास लेनी पड़ेगी, बट इस टाइप के मेथड में अगर आपकी क्लासेज ओवरराइड भी हो जा रही हैं तो इफेक्ट नहीं होगा। अब मैं इस पे करने वाला हूँ मार्जिन 0 बट ऑटो। क्यों होता है, क्यों होता है, किसी को पता है? बिल्कुल पता है, बॉडी को सेंटर करने के लिए। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का ना वो सिर के ऊपर से निकल जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है आपको बताना कि भाई मैंने किया क्या। तो देखो, मैं एक हाइट लिया और इस पे दे देता हूँ 30px या मान लो 50px, और तो और इस पे विड्थ भी लेना होगा ना, नहीं तो विड्थ 100% हो जाती है। तो 50px की विड्थ और 50px की हाइट, अगर मैं ये मार्जिन 0 हटा दूँ तो आप इस बॉडी को देखेंगे यहाँ पे, बट अगर मैं इस मार्जिन 0 को लगा दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे बस इतना सा डिफरेंस है। ओके, आप इसकी बॉडी को बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं। मैंने 50 से इसको 60 कर दिया। क्लियर है? अब इतना तो हो गया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाया ना, ये सर्कल है, ये कुछ अजीब ही है, इसको CSS से नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान देना। ये CSS से नहीं बना हुआ है, ये एक इमेज है। अब इस इमेज को आप निकालना चाहें कहीं से, गूगल से ढूंढ लो, गूगल से तो मिलेगी नहीं, अगर सेम है तो कुछ ना कुछ चेंज होके मिलेगी, तो जब चेंज होके मिलेगी तो उसको देख लेना। अभी अगर मैं इसी को लगाना चाहूँ तो मैं ना क्या करूँगा कि यहाँ पे आ जाऊँगा इसकी क्लास पे, और देखो यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है जो SVG टाइप की फाइल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पूरी की पूरी एक इमेज ओपन होके आ जा रही है ना। और जब ये ओपन होके आ जा रही है तो मुझे पता है कि हम अब इस इमेज को एज अ बैकग्राउंड, अभी तक आपने इमेज लगाना सीखा है। अब एक और चीज नहीं समझो कि किसी बॉडी के बैकग्राउंड में हम लोग इमेज लगाने जा रहे हैं, है ना। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो ये हमारा आइकन वाली बॉडी है इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है, और इसके भी अंदर क्या होता है, URL होता है, URL होता है, URL होता है। और आप इसके अंदर अपना डायरेक्ट URL डाल सकते हैं, चाहे लाइव डाल दो चाहे लोकल डाल दो। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैंने ये डाल दिया और मैं अभी कलर को हटा रहा हूँ। देखते हैं आता है नहीं आता है। फिलहाल अभी तक ये नहीं आया है, वेट अ सेकेंड, मैं देखता हूँ इसको। URL से आपकी इमेज आ जानी चाहिए, बात सही है, यस।
आपके इमेज की पाथ तो बिल्कुल सही है। ये इमेज इस जगह पे एज अ बैकग्राउंड इमेज URL एक्सेस नहीं हो रही है। अच्छा, इसको मैं एक बार डाउनलोड करता हूँ, देखेंगे आना चाहिए, बट फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। सेव इमेज, और इसको हम अपने प्रोजेक्ट पे ले जाएंगे। प्रोजेक्ट हमने कहाँ बनाया था? आई के अंदर बनाया था, और यहाँ पे कोई एक फोल्डर था ओरिएशन, और इसके अंदर फर्स्ट, इसके अंदर इमेज, एक इमेज पड़ी थी, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे। ओके, और ऐसा कर देते हैं। चलो, अभी यहाँ पे हमारे एक इमेज आ गई होगी, ये देखो, SVG फाइल, प्रो आइकन। यहाँ आपको दिखेगा नहीं, बट जो फाइल हमने सेव की है उसका नाम है प्रो आइकन, और वही नाम से यहाँ पे आ रहा है प्रो आइकन bg.svg। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बैकग्राउंड इमेज URL। और क्या हो सकता है, CSS से हमें एक स्टेप बैक जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डबल डॉट का यूज करना पड़ता है, देन इमेज, और देन आपका जो भी इमेज का नाम है। अब देखो ये आता है कि नहीं आता है। भाई ये अभी भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। बैकग्राउंड इमेज URL ठीक है, क्या गलती कर रहा हूँ? इसी को रखते हैं, तो भी नहीं आएगा। कुछ ऐसा डिफरेंट तो हमने किया नहीं है, सेम ही है कोड। अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना, अभी दिखाता हूँ मैं इस इमेज को। कुछ भी कर लो, ये नहीं आने वाला है। देखो ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये समझने वाली बात हो गई। हो सकता है मैं कुछ ध्यान ना दे रहा हूँ, आज थोड़ा सा मैं, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है गलती तो कमेंट कर दो, बता दो। Why this image is not loaded? अच्छा, यहाँ पे मैं करता हूँ विड्थ, कितना कर दूँ, 200 px। थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, हो सकता है इमेज छुप रही हो, आ तो रही है डेफिनेटली। 200 px है ना, क्योंकि यहाँ इतनी छोटी सी एरिया में हम लोग काम कर रहे थे कि ये इमेज दिखी ही नहीं, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। कोई इतना छोटा सा एरिया हम लोगों को शो हो रहा था, इमेज हमारी है काफ़ी बड़ी, इस वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों की जो सेटिंग्स हैं वो भी हमें करनी पड़ेंगी, कि हमारी जो बहुत बड़ी इमेज है उसको हम इतना छोटा सा कैसे बनाएं, इतना छोटा सा कैसे बनाएं। अब अपनी प्रॉब्लम समझ में आई ना, क्योंकि इमेज है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, हम लोग कोई इतना छोटा सा एरिया उसका उठा रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ बाहर चली जा रही थी और हमें दिख नहीं रहा था हमारा सारा कोड सही होने के बावजूद। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन या बैकग्राउंड साइज का भी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड पोजीशन तो हमको देता है टॉप वगैरह दे देता होगा, है ना, 0-25% कुछ ऐसा है। और बैकग्राउंड रिपीट से क्या होता है कि आपकी बैकग्राउंड इमेजेस जो हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। आप यहाँ पे बैकग्राउंड साइज भी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज जो है वो 100% करके चेक करो। अब आप देखिए ये चीज़ें आपकी जितना आपने विड्थ लिया था उतनी हो गई हैं, है ना। और इससे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड पोजीशन ये बताता है कि किस पोजीशन से हमको इमेज कैप्चर करनी है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज हमने लिया 80%। आप इसको और भी कम ज़्यादा कर सकते हो जिससे आपकी इमेज देखो छोटी बड़ी हो रही हैं। और हमने क्या किया था, बैकग्राउंड रिपीट जो है ना ये हमको नो रिपीट करना है। रिपीट करोगे तो इमेज रिपीट हो रही है, ध्यान देना, ये इमेज इसके अंदर रिपीट हो रही है। मैं और इमेज को छोटा करता हूँ, 50% कर दिया। तो आप देखो 50% तो ओरिजिनल इमेज आई बट बैकग्राउंड में इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। तो अपने को रिपीट नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नो रिपीट। ओके, आप जैसे ही नो रिपीट यूज करोगे तब ये एक्चुअल इमेज आपकी आएगी। बट हमको क्या चाहिए, 100% की इमेज चाहिए, तो हमने ले लिया 100%। ध्यान से समझना है, एक तो ये काफ़ी देर हम लोग परेशान हुए, इमेज ही नहीं आई, इस वजह से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं फिर से बता दूं, वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि विड्थ हमने पहले बहुत ज़्यादा छोटी ली थी और ये इमेज काफ़ी बड़ी थी जिस पे हमने ये सेटिंग वगैरह नहीं लगाई थी बैकग्राउंड साइज, जिस वजह से वो इमेज बाहर चली जा रही थी और हमें विजुअल नहीं हो रही थी। अब हमने विड्थ को 100% कर दिया है, तो जब भी हमारी जितनी भी साइज होगी उस साइज में बैकग्राउंड इमेज भी सेट हो जा रही है ना। ये देखो सेट हो गई। अभी क्या करना है, इसके अंदर हमको एक अपना आइकन लगाना है। तो आइकन के लिए हम क्या जानते हैं, em लेके em के अंदर आप क्लास लगाते हो, क्लास ff यूजर्स, कुछ भी आपको ये देखना है कि आप क्या लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक यूजर आ गया, क्या करेंगे हम इसको सेंटर्ड करेंगे। तो हमें पता है हम लोगों ने इसको कई बार किया है, तो आप भी इसको सेंटर कर ही लेंगे उम्मीद करता हूँ। बट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। इस बैकग्राउंड को यार थोड़ा सा वीडियो को ना रिपीट वगैरह करके देख लेना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इसको कल फिर से कवर करूँगा एक बार, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। em इसका हम कलर दे रहे हैं वाइट, कलर वाइट दे दिया। टेक्स्ट अलाइन अपन को क्या करना है, सेंटर करना है। और चाहो तो ऊपर से पैडिंग दे दो या लाइन हाइट दे दो, सीधे लाइन हाइट दे देते हैं 60 px का, क्योंकि हमारी बॉडी तो 60 की है। देखो यहाँ पे सेंटर में आ जाना चाहिए, आ भी गया है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज 20 px कर दें। अब आपका ये आइकन्स वगैरह रेडी हो गया है ना। और कुछ ऐसा ही है, इस तरीके से आप बना सकते हो। आप इसको आइकन को और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको 70 कर लो, तो बैकग्राउंड इमेज बड़ी हो जाएगी। आपको लाइन हाइट एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी ये ऊपर चला गया तो आपको इसको भी 70 px कर देंगे तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, यही तो हमें चाहिए था। और यही सेम चीज़ हम अपने बाकी के भी
प्रोजेक्ट पे मैं सारा कोड कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ कार्ड से, ठीक है। तीनों पे आप आइकन तीनों में चेंज करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे, और ये लुकिंग लाइक दिस, यही तो अपना बनाना था, है ना। तो इस तरीके से आप काम करिए, ये बन जाएंगे आपके। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने दो चीज़ों को कवर कर लिया है, और आप देखो यहाँ पे ये आइकन आप चेंज कर लेना, मैं अभी यूजर लगाया हूँ, टेक्स्ट आप चेंज करोगे जब आपका रियल प्रोजेक्ट होगा। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि बनाना कैसे है, ठीक है। अब हम लोग इन दो चीज़ों को बना लें, और ये हमारा परफेक्ट बन भी गया है जैसा हमें चाहिए था। इसके बाद तीसरा टास्क आता है कुछ ऐसा, बनाएंगे ये जो आपको एनिमेशन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, बट बहुत सारे एनिमेशन सीएसएस से भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग इसको अभी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एनिमेशन के लिए थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का भी यूज करना पड़ता है, तो मैं एनिमेशन के लिए अभी आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मिक्स करके दोनों को एनिमेशन अच्छे अच्छे बनाने होते हैं वो सब बनाया जाएगा, है ना। कुछ एनिमेशन सीएसएस से भी बन जाते हैं, और जो बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज इतना, कल हम लोग इसको बनाएंगे, कोशिश करेंगे ये चीज़ भी कल कवर हो जाए। तो हम लोगों के ये दो टास्क कल कवर करने की कोशिश होगी। ये सारी चीज़ें तो आप बना लोगे, है ना, सब सिमिलर है। मेन ये बचेगा, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा सीएसएस का यूज भी नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ये जो प्रोजेक्ट बना है ये बूट स्ट्रैप का यूज करके बना है, ऐसा मत कुछ सोच लेना कि ये सीएसएस से बना हुआ है। सीएसएस से प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं, मैं केवल आपको एक डेमो दे रहा हूँ, है ना। ये जो रियल प्रोजेक्ट है ये बूट स्ट्रैप का यूज करके बना है, बट कहने का ये मतलब है कोई भी प्रोजेक्ट आपके सीएसएस के थ्रू बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी सीएसएस होती है, बट बूटस्ट्रैप में ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट हो जाती है, तो ये एनिमेशन वगैरह सिर्फ एक क्लास कॉल करने से हो जाता है। सीएसएस में आपको ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं, इसीलिए जब आप इसके सोर्स कोड को देखोगे और इस सोर्स कोड को देखोगे तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, बट लुक वाइज आप सेम एग्जैक्ट बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बना नहीं सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, आपको बनाना आना चाहिए बस। तो प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ बन जाती है, बट आप बना पाते हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। हम तो सब बना देंगे, है ना, तो हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है, खुद बनाना है, क्योंकि जब खुद बनाओगे तभी आपके लिए कैरियर में अच्छा होगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों ने यहाँ तक पेज बनाया, और हमारा पेज अब अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद कल हम लोग ये चीज़ें भी बना लेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। देन इसको, और उसके अगले लेक्चर में मैं इसको क्लोज करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद हम लोग बूट स्ट्रैप स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे फिर और अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बनाएंगे। सीएसएस पे बहुत ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप अगर इतनी प्रैक्टिस कर लिए तो ही आप आगे काम करिएगा। ये मत सोचना कि हम डायरेक्ट बूट स्ट्रैप सीख लें, डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट सीख लें। डायरेक्ट इधर उधर भागने से कुछ होता नहीं है भाई। मुझे भी बताना हो तो मैं डेली बता सकता हूँ, फटाफट चीज़ों को क्लोज कर सकता हूँ, बट थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। आपके पास टाइम है, दीजिए अपने आप को टाइम, इधर उधर डिस्टर्ब मत होइए, है ना। एक सिस्टम से चलिए, जिसको सीखिए उसको सीख डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीएसएस के थ्रू प्रोजेक्ट बनाना सीख डालो, क्योंकि अभी मैं जब जावा बूट स्ट्रैप शुरू करूँगा तो आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं सीएसएस करूँ, लेकिन आप फंसेंगे बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सीएसएस आती ही नहीं होगी, और आपको मज़ा आने लगेगा। बूट स्ट्रैप बूट स्ट्रैप बूट स्ट्रैप कोड कम करने पड़ेंगे, है ना। तो अच्छी बात नहीं है। आपको ये बेसिक जो किसी भी वेबसाइट का बनाने का बेसिक फंडामेंटल है, HTML और CSS, वो आपको मस्ट है, आना ही आना चाहिए।
तो चलो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, मैं इतनी देर तक आज क्लास लेने वाला नहीं था, बट कोई बात नहीं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में और आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।